everyone, welcome back to another video. So in this video we'll be discussing a very interesting novel जिसका title है A Passage to India and which is written by E.M. Forster. We'll not only talk about the novel but we'll also discuss about the writer and about the historical background of the novel. So let's start. Novel जो है ये लिखी गई है E.M. by E.M. Forster. E.M. Forster ने लिखी है और ये जो नॉवल है ये पब्लिश हुई थी 6 अप्रैल 1924 को और ये एक मॉडर्न नॉवल है क्योंकि ये मॉडर्न इरा जो था उसमें लिखी गई थी। और इसके अलावा इस नॉवल का अगर हम एक जनरल ओवरव्यू देखें तो इस नॉवल के अंदर ब्रिटिश राज की बात हुई थी जब इंडिया कॉलोनाइज था, जब ब्रिटिश रूल के अंडर में था, तो तब जो ब्रिटिश राज था उसके बारे में नॉवल के अंदर लिखा गया, उसके अगेंस्ट लिखा गया और इंडिया का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उसके बारे में लिखा गया। वैसे तो इसका जनरली यॉनर नॉवल ही है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली यॉनर देखें तो ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन भी है, साइकोलॉजिकल फिक्शन भी है और रियलिज्म भी है। नॉवल की सेटिंग ओवरऑल तो इंडिया में ही है, लेकिन इंडिया के अंदर जो जगहें हैं वो है चंद्रापुर एंड माओ। इसके अलावा नॉवल का क्लाइमैक्स तब आता है जब अजीज़ का ट्रायल हो रहा होता है। अजीज़ जो है नॉवल का मेन कैरेक्टर है, उसका कोर्ट में ट्रायल चल रहा होता है, तो दैट इज़ द क्लाइमैक्स ऑफ द नॉवल। और इसके अलावा नॉवल जिस पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी गई है दैट इज़ द थर्ड पर्सन omniscient. Now let's talk about the writer. राइटर का नाम है E.M. Forster. इन्होंने लिखी है नॉवल जिसका नाम है A Passage to India. He was born on 1st January 1879 in London and he died on 7th June 1970 in United Kingdom when he was 91 years old. और E.M. Forster जो है वो अपनी नॉवेल्स की ही वजह से मशहूर हैं और नॉवेल्स के अंदर भी जो दो नॉवेल्स हैं इनकी सबसे ज़्यादा मशहूर है उनमें से एक तो A Passage to India है जो हम डिस्कस कर रहे हैं और दूसरी इनकी नॉवल है A Room with a View. E.M. Forster का पूरा नाम है एडवर्ड मॉर्गन फॉर्स्टर। ये एक एसेइस्ट, सोशल एंड लिटरेरी क्रिटिक भी थे नॉवलिस्ट के साथ साथ, यानी ये एसेस भी लिखते थे और साथ ही साथ सोसाइटी और लिटरेचर पे क्रिटिसिज्म भी करते थे। He inherited a large sum of money from his great aunt and was able to live off this and focus on writing. इनको इनहेरिटेंस में विरासत में ही अपनी ग्रेट ऑन्ट से बहुत बड़ी रकम मिल गई थी, लार्ज सम ऑफ मनी इसको मिल गई थी कि जिसको यूज़ करते हुए ये अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था सिर्फ़ और सिर्फ राइटिंग पे फोकस करके, वेले नहीं राइटिंग पे फोकस करते हुए ये अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था, इतनी बड़ी इसको रकम मिली थी। एंड ही वाज द मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप। ये जो है ब्लूम्सबरी ग्रुप के मेंबर थे। ब्लूम्सबरी ग्रुप जो है वो एक ऐसा ग्रुप था जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल्स और राइटर्स होते थे और उनमें से जो बहुत मशहूर वाले हैं वो वर्जीनिया वुल्फ है और लिटन स्ट्रेची। वर्जीनिया वुल्फ और E.M. फॉस्टर ये तीनों इस ग्रुप के अंदर से ज़्यादा मशहूर वाले इंटेलेक्चुअल्स और राइटर्स थे। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स और राइटर्स थे जिनके ग्रुप का नाम था ब्लूम्सबरी ग्रुप। अब बात करते हैं अबाउट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। जब भी हम किसी पीस ऑफ लिटरेचर को एनालाइज करते हैं तो उसकी जो हिस्ट्री होती है उसका लिटरेचर के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। सो वी मस्ट टेक इनटू अकाउंट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट व्हाइल एनालाइजिंग एनी काइंड ऑफ लिटरेरी पीस। इसी तरह इसको भी जब हम एनालाइज करें तो हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे कि जब ये नॉवल लिखी गई थी तब हिस्ट्री क्या थी, उसकी पॉलिटिक्स क्या थी, तब उस जगह पे क्या चल रहा होता था, क्योंकि इन सब चीज़ों का इस नॉवल के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। यह नॉवल जो लिखी गई थी वो टाइम था कॉलोनियल इंडिया वाला टाइम था, यानी कि जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था, जब ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनाइज किया था तब लिखी गई थी, बिफोर वर्ल्ड वॉर वन। और इसमें जो ना ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश जो है वो सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत करता होता था। तो ब्रिटिश राज 1858 से 1947 तक थी और ब्रिटिश रॉयल्टी मेंटेन्ड पावर ओवर मेनी प्रोविंसेस। वैसे तो सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे प्रोविंसेस और डिफरेंट जगहें थी जिनमें डिवीजन वगैरह भी हुई थी, स्टेट्स थे, लेकिन फिर भी जो ब्रिटिश है वो इनमें से बहुत सारे प्रोविंसेस और जगहों पे ब्रिटिश की ही रॉयल्टी थी, ब्रिटिश की ही हुकूमत थी। और ब्रिटिश हुकूमत ये करती थी कि ये इंडिया के पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करती थी और इसने इंडिया के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी और अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस कराया। इसके अलावा नॉवल जो है उसके अंदर और क्या हमें चीज़ें मिलती हैं। इट एग्जामिन्स द मेनी टेंशंस बिटवीन द ब्रिटिश एक्सपेट्रिएट्स एंड द इंडियंस। और फिर नॉवल के अंदर हमें बहुत सारी टेंशन्स मिलती हैं, ब्रिटिश जो रूलर्स थे, एक्सपेट्रिएट्स थे, उनमें और इंडियंस के दरमियान जितनी भी टेंशन्स थी, उनके दरमियान जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो भी डिस्टेंस था, जो भी गैप था, जिस भी तरह का गैप, उन सब चीज़ों के बारे में हमें नॉवल के अंदर पता लगता है। अच्छा, अब नॉवल की स्टोरी को हम बिल्कुल शॉर्ट करके डिस्कस करते हैं। अ पैसेज टू इंडिया जो नॉवल है उसके अंदर की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि ये जो है डॉक्टर अज़ीज़ की जर्नी के बारे में है। डॉक्टर अज़ीज़ जो हैं वो एक मुस्लिम इंडियन डॉक्टर हैं, मुस्लिम भी हैं और इंडियन भी हैं और डॉक्टर भी हैं। सो ही इज़ अ मुस्लिम इंडियन डॉक्टर, कि जिनकी क्या होती है,
दोस्ती होती है किसके साथ, मिसेस मोरे, जो कि एक ब्रिटिश विमेन थी। तो इन दोनों की दोस्ती होती है और इसी से आगे ये नॉवल जो है वो कंटिन्यू होती है। और ये कॉलोनियल इंडिया का टाइम है, यानी कि नॉवल के अंदर जो सेटिंग है वो भी कॉलोनियल इंडिया ही है। अच्छा ठीक हो गया, इन दोनों की दोस्ती तो हो गई, लेकिन दोस्ती के फ़ौरन बाद एक चीज़ होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जब ये सारे एक ट्रिप पे जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ये जो डॉक्टर अज़ीज़ हैं, इन्होंने क्या किया है, असॉल्ट किया है अदीला क्वेस्टेड को, जो कि मिसेस मोरे की फ्रेंड है, यानी कि इसकी फ्रेंड की फ्रेंड को इन्होंने असॉल्ट असॉल्ट किया है। ये वाली जो है ना वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, हालाँकि ऐसा नहीं था, इट वाज़ जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। इसकी वजह से डॉक्टर अज़ीज़ को कोर्ट तक जाना पड़ता है, उसका वहाँ पे ट्रायल होता है और ट्रायल जो है वो नॉवल का क्लाइमेक्स है। और ये जो कोर्ट के अंदर ट्रायल हो रहा होता है, इस ट्रायल से जो है ना ऑडियंस को या फिर रीडर्स को पता लगता है कि इस नॉवल के अंदर कितने प्रेजुडिसेस और कल्चरल टेंशन्स का जिक्र किया गया है, जो कि ब्रिटिश और इंडियंस के दरमियान थी। एक दूसरे के बारे में क्या टेंशन थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी और प्रेजुडिसेस थी, इनका पता हमें सबसे ज़्यादा कोर्ट रूम के ट्रायल के अंदर लगता है। और इसके अलावा जो है, डिस्पाइट द लैक ऑफ एविडेंस डॉक्टर अजीज़ इज़ एक्विटेड, यानी कि एविडेंसेस बहुत कम थे, फिर भी डॉक्टर अजीज़ को क्या किया जाता है, एक्विट किया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड प्रेजुडिसेस। बट द इंसिडेंट लीव्स लास्टिंग स्कार्स ऑन बोथ साइड। वैसे इसको एक्विट तो किया जाता है, लेकिन इस इंसिडेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है दोनों की ज़िंदगी में, यानी कि डॉक्टर अजीज़ की ज़िंदगी में और मिसेस मूरे की ज़िंदगी में। और नॉवल जब ख़त्म होती है वो मिसेस मूरे की डेथ के साथ होती है, उनकी डेथ होती है। और फिर जो डॉक्टर अज़ीज़ जो थे वो डिसइल्यूजनमेंट में चले जाते हैं फ्रेंडशिप के आइडिया को लेके, यानी कि वो ये सोचते होते हैं कि क्या इंडियंस और ब्रिटिश फ्रेंड्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो वो इस तरह के डिसइल्यूजनमेंट में चले जाते हैं। थ्रू इट्स कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स अ पैसेज टू इंडिया एक्सप्लोर्स थीम ऑफ, यानी कि इसके अंदर जितने भी इवेंट्स थे, कैरेक्टर्स थे, इन सब के ज़रिए नॉवल के अंदर जो जनरली थीम्स प्रेजेंट किए हैं वो है थीम्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, रेसिज्म और कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी इन अ डिवाइडेड सोसाइटी। एक डिवाइडेड सोसाइटी जहाँ पे ब्रिटिश भी हैं, इंडियन भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज भी हैं, ऐसी डिवाइडेड सोसाइटी के अंदर कल्चरल आइडेंटिटी के लिए क्या मुश्किलात आती हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, इसके अलावा रेसिज्म और कॉलोनियलिज्म जो है वो इस नॉवल के मेन थीम्स हैं। दैट इज़ ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम थीम्स और सैम्बल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू वांट टू वॉच एंड स्क्रीन से या फिर प्लेलिस्ट जिसका नाम होगा मॉडर्न नॉवल से आप वीडियोस को देख सकते हैं। दैट इज़ ऑल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।